मैं शुरुआत करती हूँ नितिन जी आपसे एक सवाल पूछ करके कि आप तो एक किसान परिवार में जन्म लिया था आपने और उससे लेकर के हाईवे मैन तक का सफर जो है कठिनाई तो बहुत होगी, लेकिन जिस दिन आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि अभी मेरे सामने कठिनाई है, तो हाउ डू यू ओवरकम दैट? और ये मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि ये जो जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इनके सामने भी रोज इसी चीज की कठिनाई आएगी कि अब हमारा करियर क्या, अब हम कैसे होंगे, हमारे कुछ हमारा करियर बनेगा, मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो व्हाट इज दैट थॉट दैट यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू थिंक कि अरे आज का दिन ये करना है, आज इसको मारना है, इसको पीटना है, इसको धमकाना है, क्योंकि आप इन सब चीजों में आपकी बड़ी महारत है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं अपने अनुभव के आधार पर 3 बातें आपको जरूर बताऊंगा। मेरा करीब कोविड के पहले का लाइफ मोस्टली इनडिसिप्लिन और अनऑर्गेनाइज था। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू मेरा वजन एक समय 135 किलो था, अब मैं 90 किलो हूं, 45 किलो कम हुआ। 45? यस। अरे वाह। और कोविड ने मेरे जीवन को बदल दिया, और जो गलती मैंने जीवन में अनेक सालों तक की वो आप मत करिए। पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दीजिए। आज भी मैं नागपुर से निकलने के पहले सुबह 6 बजे उठा और 9 बजे तक 3 घंटे मैंने व्यायाम और प्राणायाम किया, स्ट्रेचिंग और सब एक्सरसाइज की, ब्रेकफास्ट किया, फिर हवाई जहाज में एयरपोर्ट पे आया। देन सेकंड प्रायोरिटी टू योर ऑनेस्ट वेल्थ। नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा है। और इसलिए पैसा जीवन का साधन साध्य नहीं है, पर साधन है। तो ऑनेस्ट वेल्थ। और तीसरी बात जो है, फिर आपको जो काम करना है वो करिए। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि हर समय ये बात ध्यान में रखिए कि भगवान ने मेरे हैसियत से और औकात से मुझे बहुत कुछ ज्यादा दिया है, इसलिए अस्वस्थ मत रहिए, खुश रहिए। और मैं आपको सच बताता हूं, मैं तो राजनीति में हूं, जो व्यक्ति अपने जीवन में भविष्य के बारे में सोचता नहीं वो सुखी होता है, क्योंकि यहां कोई सुखी नहीं होता। मैंने एक राजस्थान के विधानसभा में भाषण में बताया था, वो बड़ा बहुत जगह घुमा था, कि नगर सेवक इसलिए नाराज रहता है कि वो एमएलए नहीं बना, एमएलए इसलिए नाराज होता है कि वो मंत्री नहीं बना, मंत्री इसलिए नाराज होता है कि मुझे अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, जो अच्छा डिपार्टमेंट जिसको मिलता है वो इसलिए नाराज होता है कि मुख्यमंत्री नहीं बना, और मुख्यमंत्री इसलिए नाराज रहता है कि दिल्ली कब रखेगी और कब हटाएगी, इसलिए वो तो पहली बात, भविष्य के बारे में चिंता मत करिए। ये बोलना आसान है, पर मैं ये करता हूं, और इसलिए चलते रहिए, काम करते रहिए। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। उसके लिए आर्टिफिशियल कोशिश मत करिए। आप में से बहुत से लोग विज्ञान के विद्यार्थी होंगे। हमारे आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल था कि कोई भी चीज अगर पानी में डुबाओ तो उसका जितना वजन है उतना ही पानी ऊपर आता है। तुम कितना भी आर्टिफिशियल कोशिश करो, उससे कुछ नहीं होता। और इसलिए शॉर्टकट बहुत है लाइफ में, शॉर्टकट का मोह होना भी स्वाभाविक है, पर एक बात याद रखना, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। हमारा जो काम है वो भले लॉन्ग कट का, वो करते रहिए। गॉड इज ग्रेट, आपको सफलता मिलेगी। जी, आप कहते हैं आप प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं, लेकिन अगर आप पॉलिटिशियन हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, तो बिना उसको प्रोफेशनली लिए हुए हाउ कैन यू ग्रो? अभी मैं भी 3 बार पार्लियामेंट का सदस्य हूं, और हमारे देश में मतभिन्नता ये समस्या नहीं है, विचार शून्यता ये समस्या है। तो मैं जातीयवाद के नहीं मानता, तो मैंने 15-20 हजार के, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जाति के बड़े आंदोलन चल रहे हैं। जी जी। तो मैंने कहा कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो ये जब मैंने कहा तो
मेरे साथ के लोगों ने मुझे कहा कि इसमें तुमको बड़ी अड़चन आएगी, तो मैंने पब्लिकली कहा कि मैं, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं 3 बार एमपी रहा, 18 साल विधानसभा में रहा, और कोई मैंने जिंदगी में रहना चाहिए ऐसा थोड़ी ठेका लिया। जब तक आपको अच्छा लगेगा मुझे आप वोट दीजिए, नहीं लगेगा तो मुझे बदल दीजिए। और मेरा अनुभव ये कि मैं, वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल, इसमें अहंकार नहीं है। वी वांट टू लीड द पीपल विथ अवर कन्विक्शन। और मैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन, मैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन का विद्यार्थी हूं। मैं 75 में HSC मैट्रिक में था, इमरजेंसी लग गई, और उस समय मेरे माँ पिता सब अड़चन में थे। माँ भी जेल में गई थी और सत्याग्रह करके, बड़ी परिस्थितियां खराब थी। तब जयप्रकाश जी के कहने पर मैं राजनीति में आया, और फिर मुझे 2 व्यक्ति अच्छे मिले, एक जॉर्ज फर्नांडिस और एक अटल बिहारी वाजपेयी। आपको ताज्जुब होगा, जो मुझे नजदीक में जानते हो जानते, मैं कॉम्प्रोमाइज वगैरह नहीं करता। हाँ, लोगों की सेवा करता हूं, झूठ नहीं बोलता। मेरे यहां लोग जब आते, 5-5 हजार लोग आते हैं लाइन में, मैं उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा, पार्टी नहीं पूछता। मेरे उसमें काम होता है तो हाँ, नहीं होता है तो नहीं। अब आपने ना मुझे 3 सवाल करने के लिए थोड़ा सा मुझे फ्यूल दे दिया। एक, आपने इमरजेंसी की बात की, तो मैं पूछ रही हूँ कि अभी कंगना रनौत की इमरजेंसी आई, आपने देखी उसे? बहुत सुंदर पिक्चर है। और मैं, आपने मालूम नहीं कैसा है, सामने हमारी बहन जी बैठी है, ये इन्होंने शायद काले केस को व्हाइट किया होगा या व्हाइट को काला किया होगा, मुझे पता नहीं, पर मैं आपको बताता हूं। ये आपकी याद, मुझे इंदिरा गांधी की वो जो काम कंगना जी ने किया वो अभी याद आ रही थी। वो कंगना जी इतना सुंदर काम किया इंदिरा जी का, और इतनी सुंदर फिल्म है, और मुझे इतना उससे टच हुआ क्योंकि मैं इमरजेंसी में भुगत, और मैंने वो सब 2-3 साल जेल देखे हैं। मेरे ग्रैंडफादर गुजर गए, मैं पैरोल लेके जेल पहुंचा तो उसने कहा अभी सूर्यास्त हो गया, बैठो। फिर सुबह 5 बजे तक रात दरवाजा खुला, नहीं बोले अभी भी सूरज निकला नहीं। फिर मेरे मामा को छुड़ा कर लेके तब अंत्य संस्कार हुआ। तो रियल और रील वाली इमरजेंसी में कुछ डिफरेंस? रियल इमरजेंसी जो आपने देखी या झेली, और जो रील वाली इमरजेंसी जो पिक्चर देखी है, उसमें कोई डिफरेंस आपको समझ में आया? देखिए, बेहतर कौन है? आपको एक बात बता दूं, वो पिक्चर में इंदिरा जी की एक अच्छी साइड भी बताई है। वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर पिक्चर है, और इमरजेंसी का इतिहास उसमें है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद, और जो जो घटनाक्रम, बांग्लादेश की वॉर है। और इसलिए अब वो तो मैं, उनकी फिल्म जब आएगी तो आप जरूर देखिए, आई लाइक इट, बहुत अच्छी थी। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, देखिए एक बात हमारी कमी है, अंग्रेज जहां जाते हैं वहां डायरी लिखते हैं, इसलिए अंग्रेजों का पूरा इतिहास है वो लिखा हुआ है, और हम कितना भी अच्छा काम करते हैं हम लिखते ही नहीं। और इसलिए मेरा जो लड़का है अभी, उसको मैंने इमरजेंसी में क्या हुआ, मैंने उसको एक दिन, अभी मैं इमरजेंसी में, मेरा एजुकेशन करियर खराब हो गया, क्योंकि मैं साधारण फर्स्ट क्लास में पास होता था, तो मैं वो साइक्लोस्टाइल मशीन में वो जो पेस्ट आती थी कैमल की कंपनी की, वो डाल के उस स्टेंसिल पे, हमारे यहाँ एक बापू महाशब्द देते, बड़े सुंदर अक्षर, और इमरजेंसी थी तो हमारा बाड़ा था मिट्टी का बड़ा, तो उसके कोने में ऊपर में 3रे मंजिल में बैठकर मैं कॉपियां निकालता था, वो टेंसिल काट करके, फिर मैं एक एक जगह पर पहुंच जाता था। तब मेरा उसी में गया, तो मेरे मैट्रिक में मुझे 52% मार्क्स मिले। अच्छा। और साइंस में 49.26%। तो मैं, इंजीनियरिंग होना चाहिए मेरे घर में, मेरी बहनों की, माता पिताओं की, सबकी इच्छा थी, पर मैं 50% से कम मार्क कम होने से मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। अभी मुझे परसों भी एक डीलिट मिल रही, मुझे 11 डॉक्टरेट मिली, डीलिट मिली, और 6 एग्रीकल्चर साइंस की है, और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। पर अभी भी मेरी हिम्मत, मैं अपने को डॉक्टर नितिन गडकरी नहीं लगाता, क्योंकि मैं बोलता हूं द पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन, हाउ ही कैन बिकम ए डॉक्टर। तो आप तो बिना लाग लपेट के बोलते हैं नितिन जी। तो मेरा सवाल यह है कि जैसे अभी आपने इमरजेंसी के लिए बोला कि बहुत सारे अच्छे काम भी हुए थे और वो
वो शायद इग्नोर हो गए होंगे या जो भी है। उसी तरीके से आपने अभी बोला कि मैं जात पात में नहीं भी, उस एक पे छोटी सी बात सुधार जी, देता हूँ। जी मैंने इमरजेंसी में कोई अच्छे काम हुए ये नहीं कहा। नहीं। पिक्चर में जो हुआ है इमरजेंसी में गलत ही हुआ। लेकिन इमरजेंसी में लोकतंत्र को समाप्त किया गया। आपको पता होगा, शायद आप भी उस समय सब जानती होगी, नीरेन डे थे अटॉर्नी जनरल, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनको पूछा जी कि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गोली मार देता है तो क्या उस व्यक्ति को न्यायालय में आकर न्याय मांगने का अधिकार नहीं है क्या? तो नीरेन डे जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा सॉरी माय लॉर्ड, बिकॉज ऑफ इमरजेंसी उसको ये अधिकार नहीं है। ये फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच इसको समाप्त कर दिया गया था। जी जी तो इमरजेंसी, मैंने फिल्म की बात की। जी मैं फिल्म की ही बात कर रही थी। हाँ। लेकिन एनीवे तो फिल्म में भी अगर कुछ डाला होगा तो रिसर्च बेस्ड ही डाला होगा। काफी रिसर्च किया। रिसर्च बेस्ड ही डाला। और कंगना ने भी मुझे बताया, जी जब वो फिल्म के बाद वो मेरे घर पर आई थी तो मैंने उसको पूछा, तो उसने प्रफुल्ल जयकर जो थी इंदिरा जी की सहेली, हाँ। और मैं आर.के. धवन को, मैं जब मंत्री बना एक दिन, तो मैं बड़ा रोज रात को कहीं ना कहीं खाने के लिए जाता हूँ। तो एक मौर्य शेरेटन में ऊपर एक चाइनीज रेस्टोरेंट में गया था, तो मेरे दोस्त मित्र करके हम लोग रात का यही कार्यक्रम रहता है। तो मैं वहां बैठा था तो बाजू में दो व्यक्ति बैठे थे, तो वेटर ने एक चिट्ठी ला के दी कि सामने बैठे व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, अगर वो चलेगा आपको? मैंने बुलाइए। मुझे आए और मुझे बोला आपने मुझे पहचाना क्या? नहीं। बोले मैं आर.के. धवन, मैं इंदिरा जी का ही हूं, पर मैं आपका बड़ा प्रशंसक हूं। उन्होंने कहा, फिर वो इमरजेंसी की बात वगैरह, तो मुझे याद थे वो धवन उस समय, वो पूरा धवन भी उस पिक्चर में है। तो खैर ये ऐसा है कि कोई भी भूतकाल का जो इतिहास होता है वो वर्तमान काल में इसलिए समझना चाहिए कि भूतकाल की गलतियों को हम न दोहराते हुए भविष्य में किस प्रकार से जाए। लेकिन मेरा सवाल यही है नितिन जी कि अभी 75वां सालगिरह हमने मनाया, संविधान दिवस मनाया, और ये एक मीडिया की इंस्टीट्यूट में हम बैठकर, मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन से बैठ के कहीं पे हमने भूतकाल की कोई अच्छी बात तो सुनी नहीं, चाहे वो किसी भी का काल हो। संविधान में, पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर किसी भी भूतकाल का ऐसा लग रहा था कि भूतकाल में कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ तो अभी ही हुआ है। पर तो ये लंबी बहस है, लेकिन मैं आपको जो बात याद दिलाना चाह रही थी कि जात पात की बात हम लोग शायद 75 साल के बाद इतने वापस क्यों आ गए हैं उसमें, क्योंकि ये तो बात कहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम अभी भी जात पात में फिर से वापस उलझते जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष दोनों उसकी ही बात कर रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति उसके जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और ये जात पात, उच्च नीचता, स्पृश्यता, ये बुरी बात है, ये समाज में नष्ट होनी चाहिए। और इसके लिए मैं बाकी बातें नहीं करता। जैसे मैंने ये तय किया कि मैं जाए राजनीति में जो भी परिणाम, फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ऐसे कहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी कि मैं ये नहीं करूंगा, तो धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगी। लोग क्या होते हैं, प्रेशर में होते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के दबाव खड़े होते हैं, और उसके कारण फिर वो हमारे ऊपर दबाव आकर फिर हम उसकी बात करने लगते हैं। इसलिए जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस के खंडपीठ ने निर्णय दिया था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। उस प्रकार से मैं मानता हूं पॉलिटिक्स या प्रोफेशन इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। ये मैं मानता हूं। कठोरता से और कन्विक्शन से जीवन में जीने में अड़चने आती है, पर जो बेसिक कन्विक्शंस होते हैं, जो मूलभूत आपकी लाइफ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा क्या? देखिए, मैं राजनीति में हूं, बहुत बार कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, पर मैं कभी कभी कहता हूं कि वी नीड टू फाइंड आउट वेयर इज द ब्रेकिंग पॉइंट, और एक बार उस मर्यादा के बाहर नहीं करें। दूसरी बात, अब जैसे जात पात की बात, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लोग नहीं वोट देंगे, मैं गिर जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, चुनाव नहीं करूंगा। अभी जैसे मैं 45 साल से राजनीति में हूं,
मैं जॉर्ज साहब के साथ था, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। मेरे को लेने के लिए कोई, मैं बोलता था मेरे लिए कुत्ता भी लेने के लिए आया, अब कुत्ता आने लगा क्योंकि मैं जेड प्लस सिक्योरिटी में हूं। तो मैं आता हूं एयरपोर्ट में, मुझे कोई छोड़ने के लिए नहीं आता, कोई मुझे पहुंचाने के लिए नहीं आता, मैं किसी के गले में हार नहीं डालता, और मेरे गले में कोई हार और गुच्छे लगा तो मैं उसको डांट देता। मैं ना किसी पोस्टर कभी लगाता हूं, इस बार चुनाव में नहीं लगाया पोस्टर। अच्छा, हाँ, बिना पोस्टर के? बिना पोस्टर, नो कटआउट। मैं लोगों को मिला कहीं, इसमें देखिए मैं ये कर रहा हूं, इसका मतलब एरोगेंस नहीं है। मेरा कहना है कि भाई अब मैंने काम किया, वो लोगों को मालूम है, अगर उचित लगे तो देंगे वोट, नहीं तो नहीं देंगे। देखिए नम्रता से, शालीनता से कर रहे हैं। मैं और एक बात कि सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य और ज्ञान, ये चार चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि जिस व्यक्ति के पास जाती है उसमें स्वाभाविक रूप से उसका एक अभिनिवेश, अहंकार पैदा होता है, और अहंकार और आत्मविश्वास इसमें बहुत कम डिस्टेंस है। तो चाहे हमें नॉलेज कितना भी मिले और हम लोग कितना भी हमारा गौरव करें, हम जमीन पर रहे और ग्रास रूट और ग्राउंड लेवल लेयरिटी पर रहे, और मुझे ये लगता है कि किसी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए। और एक बात आपको बताता हूं, विद्या विनयन शोभते, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका जो व्यवहार होता है उसका इंप्रेशन बहुत अलग होता है। मुझे याद है, मैं बहुत बार बिल गेट मेरे घर पर आए थे, और जब मैं उनसे बात करी, इतने नम्र और शालीन थे। मैं अमिताभ बच्चन जी का अच्छा मित्र हूं, इतने नम्र और शालीन है, वो बहुत बड़े अभिनेता है, मैं भी उनको बहुत चाहता हूं। ये देखिए, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति बहुत विद्वान है, बहुत धनवान है, रतन टाटा का उदाहरण है। मैं जब भी उनके साथ मिलता था, मैं उनको कई बार, मेरे लिए वो बहुत कुछ भी बात को मैं उनको जबरदस्ती करवा सकता था। तो एक बार मैं उनको उद्घाटन के लिए लेके गया डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल औरंगाबाद में। तो उन्होंने गाड़ी में उतरने के बाद तुरंत, मैं बोला ड्राइवर के पीछे उधर जो वीआईपी बैठा उधर, नहीं मैं वही पीछे उधर ही बैठूंगा, आप बैठूंगा। फिर बैग उनके, नहीं मेरे कोई बैग नहीं, मैं पकड़ूंगा। मैंने एक बार मुझे, मेरा पैर टूट गया था, मैं मलबार हिल पे रहता था मुंबई में, तो वो मेरे घर पर मुझे मिलने के लिए आए थे। तो गाड़ी रास्ता भूल गए, घर नहीं मिला, मुझे फोन किया, बोले नितिन मैं आपका घर नहीं मिल पा रहा, कहाँ है? तो मैंने बोला ऐसा करो ड्राइवर को फोन दो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं गाड़ी चला रहा हूं। तो मैं बोला आपके पास ड्राइवर नहीं? बोले नहीं। मैंने फिर ऐसा करो, ऐसा ऐसा करके मैंने समझा। यानी इतना धनवान व्यक्ति, और वो व्यक्ति क्या करता है अपने प्रॉफिट का, कैंसर हॉस्पिटल को उन्होंने इतना टाटा ट्रस्ट ने दिया पैसा, इतने पैसे से लोगों की सेवा की, कभी उनके पास उनके संपत्ति का अहंकार नहीं था। तो ये जो सौंदर्य, संपत्ति, सत्ता और नॉलेज, इसको दिमाग में मत चढ़ने दो। हम नम्रता के साथ हम जमीन पर चलेंगे तो ये जो आपका करियर होगा ये बहुत अच्छा है। हाईवेज पर और दुर्घटना और बहुत एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, और ये हमें पता है कि आपकी प्रायोरिटी का एक बहुत बड़ा एजेंडा भी है। इसको आप कैसे कम करने की सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं कि ये कम हो, और इसमें ये युवा जो शक्ति है वो कैसे सम्मिलित हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 साल में मेरे डिपार्टमेंट में हर क्षेत्र में सफलता मिली है और इस क्षेत्र में असफलता मिली है। मरने वालों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ी है। 1,80,000 लोग मरते हैं, 1,80,000। जो कोई लड़ाई में नहीं मर रहे, जो कोई दंगे में नहीं मर रहे, कोई आतंकवाद में नहीं मर रहे, कोई कोविड में नहीं मरे, इतने लोग मर रहे। और दुर्भाग्य ये कि 66% 18 to 34 एज के, 30,000 लोग इसलिए मरते कि वो हेलमेट नहीं पहनते। 10,000 बच्चे इसलिए मर रहे हैं कि उनके स्कूल के सामने एग्जिट और एंट्री की बराबर व्यवस्था नहीं है। और इसके लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। रोड इंजीनियरिंग, इसमें हमारी काफी गलतियां थी, हमने उसमें सुधार करने की काफी कोशिश की है। 40,000 करोड़ रुपए खर्चा करके ब्लैक स्पॉट इंप्रूव कर रहे हैं। रोड इंजीनियरिंग होम डिपार्टमेंट मेरे पास है। अब पूरे ऑटो इंजन में इतना सुधार कर दिया है, अभी ट्रक को भी एक नए सिस्टम लगाई ब्रेक की, और हमने 6 एयरबैग्स लगा दी इकोनॉमिक मॉडल में, ताकि अब ऑटो इंजन के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी बात जो है इन्फोर्समेंट, अब कानून बहुत कड़ा कर दिया, फाइन भरना पड़ता आपको।
फिर भी ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलता। और इसके लिए आप और मैं, हम सब मिलकर कुछ बदल सकते हैं। मीडिया का रोल इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय लोग, हम लोग, जब मैं फॉरेन में जाता हूं और चॉकलेट खाता हूं तो चॉकलेट का जो कागज रहता है वो जेब में रखता हूं और फिर डस्टबिन देख के वहां डालता हूं। और अगर आपके यहाँ मैंने चॉकलेट खाया, इधर तो आपकी नजर नहीं, यहाँ फेंक देता हूं। तो हमारी जो कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ये हमारी समस्या है। ह्यूमन बिहेवियर इज द प्रॉब्लम। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेड सिग्नल होगा तो रुक जाएंगे, हम लेफ्ट हैंड ड्राइव करेंगे। कहीं आपको अभी ये आपके पास ही हाईवे अपना मेरठ का, यहां अभी बीच में एक एक्सीडेंट हुआ 3-4 महीने पहले। एक स्कूल वैन बच्चों की, वो रॉन्ग साइड आ रही थी और उसमें एक गाड़ी ने 6 लोग मर गए। अब क्यों आप ऐसा करते हो? जैसे मैंने पहले कहा, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। आप जो ट्रैफिक सिग्नल्स है, रूल्स ऑफ द रोड है, उसके प्रति डर भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए, उसका पालन करना। इसके लिए ह्यूमन बिहेवियर को बदलना होगा। और आप अभी मीडिया में भी है, आप जरूर इसके ऊपर लोगों को जगाने के लिए कार्यक्रम करिए। और हर व्यक्ति ने अगर ये तय कर दिया कि मैं रूल्स ऑफ द रोड का पालन करूंगा, तो मुझे लगता है काफी संख्या कम हो जाएगी। एक सवाल आपकी पार्टी से मुतल्लिक है। बहुत लोग कह रहे हैं कि अब नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि कोई स्ट्रांग प्रेसिडेंट आना चाहिए, जो भी नया आए। तो उसमें एक नाम नितिन गडकरी का भी आता है, अब अध्यक्ष रह चुके हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि नितिन गडकरी भी अध्यक्ष हो, फिर से एक बार कमान संभाले पार्टी की? ऐसे होने की कोई संभावना नहीं और मैं भी होना नहीं चाहता। कुछ निकला नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं, हम लोग देश के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, अलग अलग पार्टियों के नेताओं से जाते हैं, बात करते हैं। नितिन गडकरी अकेले मोदी सरकार में या आजकल की बीजेपी में अकेले नेता नितिन गडकरी हैं जिनके विपक्ष के नेताओं से वैसे ही ताल्लुकात हैं, शायद अपनी पार्टी के नेताओं से उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन विपक्ष के नेता आपके बारे में बड़ी अच्छी बातें कहते हैं और आप उनसे बड़ा अच्छा रिश्ता बना के रखते हैं। तो आप इस मामले में बीजेपी के अंतिम नेता होंगे या आगे वाली पीढ़ी में भी कुछ आप जैसे लोग रहेंगे? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ऐसे ही है। मुझे सभी मेरे विरोध करने वाला उम्मीदवार जो गिर गया, वो भी 15 दिन के बाद मेरे पास आया। उसके लड़के का कोई काम था इसके लिए। राजनीति में मतभिन्नता होती है, मनभेद नहीं होते। और रोड में बनाता हूं तो देखिए, एक लोकसभा क्षेत्र बीजेपी का है, वहां बनाओ, और दूसरा किसी और का है तो बंद कर दो। ऐसा तो नहीं हो सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, वो बात मुझे याद है, कि हम मंत्री बनने के पहले हम पार्टी के हैं, पर मंत्री बनने के बाद हम देश के हैं, और देश सबका है। और हम जब शपथ लेते हैं कि जात, पंथ, धर्म, भाषा, इसके ऊपर उठकर हम सबके लिए न्याय करेंगे, शपथ लेते हैं। और मोदी जी ने भी कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो ये स्वाभाविक है। दूसरा, मैं जो मुझे नजदीक से, मैं एम नॉट ए कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन। मैं कौन से समय क्या नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देता हूं। मैं संकोच नहीं करता, झूठ नहीं बोलता हूं। मेरा कहना ऐसा है कि एक हर आदमी का एक नेचर होता है, पर मेरा एक स्वभाव है, वो ऐसा है कि एक तो मैंने 2 चीजें रखी है। मेरे यहाँ एक संस्कृत का गीत मेरे चेंबर में ऊपर सामने रखा हुआ है, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोक हितम मम करणीयम। मैं कोई साधु सन्यासी वगैरह नहीं हूं, मैं भी छोटा आदमी हूं। नाटक सामने से और पिक्चर पीछे से देखने वाले क्लास में, फुटपाथ पर खाने वाला हूं। तो मैं ये सोचता हूं कि मैं पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और मैं कैसे मदद कर सकता हूं किसी की, उसके लीगल काम में। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और मैं इसको कन्विक्शन के रूप में मानता हूं। 15 दिन 20 दिन चुनाव है, बिल्कुल राजनीति होगी, मैं अपनी पार्टी प्रचार ये सब करूंगा। चुनाव खत्म हो गया तो मैं बाकी अभी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के लिए, जैसे एक एम्ब्रियो ट्रांसफर, जैसे ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, वैसे टेस्ट ट्यूब गोरी। अब वो देशी गाय जो ब्राजील में गई गिर की,
उसको सीमेंस यहाँ के 2 लीटर के गाय को देकर बोरी तैयार करना और 100% बोरी होगी, ऐसी टेक्नोलॉजी आई। मैं उसका एग्रीकल्चर और इसमें मैं काम करता हूँ। तो पहले देश में 3 उद्घाटन हुए, तीनों का मैंने किया। एक पवार साहब का बारामती में उन्होंने शुरू किया, एक चितई डेयरी सांगली में था और एक नागपुर में वेटरनरी यूनिवर्सिटी में था। तो क्या होता है कि जब इंटरेस्ट होते हैं तो स्वाभाविक रूप से कोई राजनीति ये एक ही धंधा है क्या, बाकी नहीं है कि कुछ। मुझे लगता है ये चाल चलन व्यवहार चरित्र में अगर आपकी बात अगर रिजनेबली ठीक रहती है तो लोग आपको प्रेम करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। आप योगा, मेडिटेशन, ध्यान करते हैं, पॉलिटिक्स या फिर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म या राजनीति, ये सारे सब यंग जनरेशन बैठी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब जो सच बता रहा हूँ मैं झूठ नहीं। मुझे एक ने पूछा प्रश्न, आप इतने काम कर रहे हो, इतने आप मुखदगत हो, ये ऐसा हुआ, वहां हुआ, ये काम बंद पड़ा, आप बहुत सोचते हो, बहुत विचार कर रहे हो। तो बोले आप क्या करते हो रोज? मैं सच बता रहा हूँ आपको, विश्वास रखिए। मैं अभी गाड़ी में जैसे अकेला बैठूंगा तो मैं रोज सोचता हूँ कि आज रात को कौन सा खाना खाना है और कौन से होटल में जाना है। इसके अलावा विचार नहीं करता। और दूसरी बात, बिल्कुल जो सच बता रहा हूं, और मैं क्रिकेट खेलता था पहले, तो मैं क्रिकेट में भी ऐसा ही था, जो है ठोको। चलिए, तो इस पॉजिटिव नोट पे जिस तरीके से गडकरी जी ने सारे सवालों के जवाब भी दिए और मैसेज भी दिया, खास करके यंगस्टर्स के लिए मैसेज भी दिया, तो मैं सिर्फ लास्ट में, आप तो गुनगुनाते भी हो मुझे पता है, तो आप थोड़ा सा ये स्थिति, ये देश, ये सब आप गुनगुना दो और उसी पे हम ये प्रोग्राम एंड भी कर देंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, संगीत और शब्द में बहुत ताकत होती है और आपके लाइफ में आप संगीत और शब्दों को सुनकर, जैसे रसगुल्ला टेस्ट से खाते हो वैसे गाने भी टेस्ट से खाओ, उसके अर्थों को समझो, बहुत आनंद आता है, मन प्रसन्न होता है और आपको बहुत खुशी होगी। चलिए, तो चंद लाइन बोल ही दीजिए, गुनगुनाइएगा नहीं तो बोल दीजिए ना। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से हम लिखेंगे नई कहानी, हम हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।